तो इनर्शिया क्या कहता है कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कि कोई भी स्टेट अब स्टेट जब मैं बात कर रहा हूं स्टेट, तो कितनी स्टेट होती हैं? दो स्टेट हमारे पास, या तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, ठीक है ना, या तो ऑब्जेक्ट होगा मोशन में, या फिर ऑब्जेक्ट होगा रेस्ट पे। इफ वी गो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया दैट वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास, तो एज पर दैट डेफिनेशन inertia can be defined as the tendency or inherent property of a body to be at rest or in uniform motion। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब ये वो डेफिनेशन है जो हमने 9th क्लास में पढ़ी है। क्या मतलब हुआ इसका? कि किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कितनी होती है, उसकी क्षमता कितनी है कि या तो रुके रहने की, या फिर अगर वो मोशन में है तो मोशन में चलते रहने की, उसकी क्षमता कितनी है। इसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे कि कोई बॉल है या कोई बोतल है जो किसी टेबल पे रखी हुई है, तो कितनी क्षमता है उस बोतल की कि वो उस टेबल पे पड़ी रहे, रुकी रहे, ठीक है। यानी कि अगर उस पर हवा भी चले तो वो कितनी हवा को झेल सकता है कि वो गुड़े नहीं, गिरे नहीं, ठीक है ना। तो ये उसकी क्या टेंडेंसी है, उसकी क्षमता है कि वो कितना कितना किस हद तक वो अपोजिशन झेल सकती है या रेजिस्टेंस झेल सकती है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। तो ये तो था रेस्ट का केस, तो इसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर ऐसी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस पर हम कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएं या कितना वो झेल जाए कि वो मोशन में ही रहे, मोशन चेंज ना हो उसकी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना। That is, the tendency of a body to oppose any change in its state of rest is known as inertia of rest. Similarly, the tendency of a body to oppose any change in its state of uniform motion is known as inertia of motion. तो ये है, क्लियर है। तो इनर्शिया बेसिकली होता क्या है? तो इट इज द ऑपोजिशन provided by the object to change its state। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट पे आने के लिए अपोजिशन करेगा, मतलब अपोज करेगा, वो रेस्ट पे आने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो कहने का मतलब, अब गैलीलियो ने फिर इसको किस तरीके से समझाया कि गैलीलियो के हिसाब से क्या था कि इट स्टेट्स दैट इट इज द टेंडेंसी और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। तो कहने का मतलब कि अभी मैंने कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। तो अब वो रेस्ट पे ही क्यों रह रही है या फिर वो मोशन में क्यों रह रही है कोई ऑब्जेक्ट? तो वो क्या, उसकी टेंडेंसी है, ठीक है ना। टेंडेंसी कह लो या उसकी इनहेरेंट, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जो कि उसको या तो रेस्ट पे रखेगी या मोशन पे रखेगी। यानी कि अगर मान लीजिए कोई चट्टान है, कोई बहुत बड़ी चट्टान है और किसी ग्राउंड के ऊपर वो पड़ी है, ठीक है ना, बहुत बड़ी चट्टान है मान लो, तो वो कब तक रहेगी ग्राउंड के ऊपर? उसकी टेंडेंसी कितनी है ग्राउंड पे टिके रहने की? उसकी टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है। और अगर वहीं कंपेयर करूं एक छोटी सी बॉल, जो बच्चे खेलते हैं, छोटी सी बॉल होती है ना जिसमें हवा भरी रहती है, प्लास्टिक की सी बॉल होती है छोटी सी, वो बॉल ले लूं, उसकी टेंडेंसी कितनी है ग्राउंड पे पड़े रहने की? मान लीजिए इसको फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और इसको भी फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, कोई हवा चल रही है जो इन पे फोर्स लगा रही है। तो अब उस हवा के वजह से इसके रुके रहने की टेंडेंसी कितनी है और इसके रुके रहने की टेंडेंसी कितनी है? तो इसके रुके रहने की टेंडेंसी ज्यादा है और इसके रुके रहने की टेंडेंसी कम है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो गई, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इट स्टेट्स दैट इट इज द टेंडेंसी और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा या वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं? गैलीलियोज लॉज ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने इस तरीके से इनर्शिया को समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना।
अब देखिए गैलीलियो ने इस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व किया, तो दो तरीके से ऑब्जर्व किया। एक तो इन्होंने इंक्लाइंड प्लेन लिया। इंक्लाइंड प्लेन मतलब कोई भी ऐसा प्लेन जो झुका हुआ रहता है, ठीक है ना, इंक्लाइंड प्लेन है ये, एक्स एक्सिस के हिसाब से कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है। अब इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, स्लाइड करते हुए नीचे आएगा, ठीक है ना। तो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स डाउन, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एसेलरेट कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं उल्टा कर दूं, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ कुछ फेंकूं मैं, मतलब मैं उसको मजबूर करूं ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अप, अगर ऊपर जाए भेजूंगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड धीरे धीरे रुकेगी, कम होगी। तो यानी कि वो क्या हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है, या फिर उसको हम बोलते हैं रिटार्ड हो रहा है। तो नीचे आएगा तो वो एसेलरेट होगा, मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी, और जब ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, डिसेलरेट होगा, मतलब रिटार्ड होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये तो इन्होंने इंक्लाइंड प्लेन के लिए बताया। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो द ऑब्जेक्ट इज इन इंटरमीडिएट सिचुएशन। तो यहां पे जो है दोनों ही सिचुएशन रहेंगी इंटरमीडिएट, ठीक है ना, इंटरमीडिएट मतलब बीच की सिचुएशन रहेगी, मतलब इस पे अपोजिट फोर्स भी लगेगा, ठीक है ना, जो कि इसकी स्पीड को कम करेगा, मतलब रिटार्डेशन भी आएगी। तो यहाँ पे रिटार्डेशन किसकी वजह से आएगी, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो इस तरीके से लगा रहा है, तो दो अपोजिट फोर्स है, तो ये फोर्स इसको क्या करेगा, पीछे की तरफ खींचेगा। तो दोनों ही हैं इसमें। फिर इस ऑब्जर्वेशन से गैलीलियो ने क्या कंक्लूड किया कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब उस पर कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, इसका मतलब वो प्लेन जो है बहुत ज्यादा स्मूथ है, स्लिपरी प्लेन है वो, ठीक है ना, तो क्या होगा, इट विल नाइदर एसेलरेट नॉर डिसेलरेट, दैट इज इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, उसकी फिक्स वेलोसिटी होगी, ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और ना ही उसकी वेलोसिटी घटेगी, मतलब एक फिक्स वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा, यानी कि वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट विल हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, फिक्स वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा। तो ये उन्होंने कंक्लूड किया। एरिस्टोटल्स लॉ वाज फॉल्सिफाइड बाय गैलीलियो। अब गैलीलियो ने जो है एरिस्टोटल का जो लॉ था उसको थोड़ा सा गलत बता दिया, या गलत तरीके से, या गलत उसको प्रूव किया। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड, कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो इसका मतलब उसको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन गैलीलियो ने क्या कहा कि नेट फोर्स की जरूरत कब पड़ेगी, जब रेजिस्टिव फोर्सेस वहां प्रेजेंट हैं, कि नेट फोर्सेस इज रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी टू मूव इन यूनिफॉर्म मोशन ओनली इफ रेजिस्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, कि अगर रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगे तब जो है हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला एग्जांपल जैसे आपको मैंने बताया था, ये गैलीलियो ने इस तरीके से समझाया कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक बार लगाया खाली और बॉडी जो है कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, उसके बाद कोई फोर्स नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टिव फोर्सेज हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स हैं, वो यहाँ पे जीरो हैं, क्योंकि जो ग्राउंड है वो कैसा है, स्मूथ है, ठीक है ना। लेकिन एरिस्टोटल ने क्या कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में लाना है तो उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। सिर्फ यहीं तक बोल के उन्होंने छोड़ दी है बात। लेकिन इस बात को गैलीलियो ने कंप्लीट की थी कि एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए, लेकिन वो कब लगाना पड़ेगा, जब वहां पे रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे, तभी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं है। Thus, for objects having uniform motion, net force acting on it is जीरो, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, फोर्स भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये चीज़ हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। इनर्शिया इज मेजर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अब इनर्शिया मास पे भी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है मास के ऊपर,
इनर्शिया और मास का क्या रोल है, करती है या नहीं करती इनर्शिया मास पे डिपेंड। तो इनर्शिया क्या कहती है बेसिकली, इनर्शिया का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कितनी है मोशन में आने की या फिर रेस्ट पे रहने की, उसकी टेंडेंसी कितनी है। तो देखिए अब ये कोई ग्राउंड है और इसके ऊपर ये बड़ी सी चट्टान रखी है, ठीक है ना, तो इसके रुके रहने की टेंडेंसी कितनी है, ये बड़े से बड़े तूफान को झेल जाएगी लेकिन ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। इसका मतलब इसके रुके रहने की टेंडेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। वहीं अगर मैं कोई छोटी सी बॉल लूँ, कोई छोटी सी बॉल ले लेता हूँ जो बच्चे खेलते हैं अक्सर, अगर बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है, उतना ही तूफान आ रहा है, हवा चल रही है बहुत तेज़, तो इस बॉल के रुके रहने की टेंडेंसी कितनी है, बहुत कम है। मतलब इस पत्थर के कंपेरेटिवली इसकी टेंडेंसी जो है रुके रहने की बहुत कम है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मास का फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है, इसका जो मास है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और इसका जो मास है वो क्या है, बहुत कम है। यानी कि अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इनर्शिया इज मेजर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, की जो इनर्शिया है वो मास पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा उसकी इनर्शिया होगी। तो लार्जर द मास लार्जर इज इट्स इनर्शिया, ठीक है ना। इनर्शिया इज ऑल्सो मेजर्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब इनर्शिया जो है फोर्स पे भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। और फोर्स कैसा, जो उसकी स्टेट को चेंज करे, ठीक है ना। तो इनर्शिया इज ऑल्सो मेजर्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। अब फोर्स पे कैसे डिपेंड करेगा, अब देखिए अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं इसको हिलाने के लिए, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हिलाने के लिए मान लीजिए मैं कोई फोर्स लगाता हूं, ठीक है ना, तो ज्यादा फोर्स किस पे लगेगा, ज्यादा फोर्स किसको लगेगा, इसको ज्यादा फोर्स लगेगा। यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगा, और अगर मास ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसकी इनर्शिया भी ज्यादा है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे जितना ज्यादा फोर्स लग रहा है इसका मतलब उसकी इनर्शिया उतनी ही ज्यादा है। यानी कि लार्जर द फोर्स रिक्वायर्ड ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब उसकी इनर्शिया भी ज्यादा है। क्लियर है?